Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 4, India's Foreign Policy. Here is the third video of this chapter. In this video, we will study about the Nehru's role in India's foreign policy and why he opted non-allied movement during the Cold War. So let's start our topic. Nehru's role. The first Prime Minister of India from 1946 to 1964 till his death प्राइम मिनिस्टर रहे नेहरू इंडिया के. एंड जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा, यानी कि जब इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है उसको अपनी पॉलिसीज़ को सेटअप करने के लिए और ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं, तो उस टाइम पीरियड पर एक क्रूशल टाइम पीरियड नेहरू ने एज अ प्राइम मिनिस्टर निकाला. ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर. ये हमें एक चीज़ पॉइंट याद रखना है कि जिस भी टाइम पीरियड तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का रोल नेहरू ने प्ले किया, उस टाइम पीरियड तक लगातार उन्होंने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री अपने पास रखी, यानी कि वो अपने ही फॉरेन मिनिस्टर खुद थे और सारे फॉरेन डिसीजंस वो खुद लिया करते थे. इसके अलावा बेटा हम लोग ये देखते हैं दैट कि दस बोथ एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड एज अ फॉरेन मिनिस्टर he exercised profound influence in formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. यानी कि इस पूरे टाइम पीरियड में जब भी उनको मेजर डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ी या उन्होंने जब भी मेजर डिसीजंस को फॉर्मुलेट किया या उन्होंने उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने की जब भी ज़रूरत पड़ी, तो हर एक चीज़ के लिए उन्होंने अपनी पावर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर एज अ फॉरेन मिनिस्टर खुद एक्सरसाइज की from 1946 to 1964. The three major objectives of Nehru's foreign policy were to preserve the hard-earned sovereignty. पर कुछ चीज़ें हैं जिसको उन्होंने बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं किया है. जहाँ आज हम लोग प्रेजेंट टाइम पीरियड पे देखते हैं कि नेशन का इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी में सबसे अहम है या सबसे इम्पोर्टेंट है, और उन नेशनल इंटरेस्ट के अंदर नेहरू के टाइम पीरियड पर इंडिया की हार्ड अर्न सोवरेनिटी, जिसको हमने एक लंबे टाइम पीरियड पर के बाद हमें वापस मिली, तो हमने उसको अपने पास सिक्योर करके रखा. प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि हमारी जो लैंड है, हमारी जो टेरिटरी है, उसको इंटीग्रेट करके रखना, उसे प्रोटेक्ट करना एक सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव्स में रहा नेहरू के. एंड टू प्रमोट द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ यानी कि हमें अपने आप को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखनी है, और इसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए भी काम करना है. Nehru wished to achieve those objectives through the strategy of non-alignment, but नेहरू ने इंडिपेंडेंसी के बाद अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कोल्ड वॉर के अंदर या जो मेजर जो अलायंसेस थे या जो मेजर सुपर पावर्स थे या ब्लॉक्स थे उनका साथ डायरेक्टली नहीं दिया, और बेसिकली ये फोकस दिखाया कि हम लोग नॉन अलाइड मूवमेंट को फॉलो करेंगे और उसी के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमारे इन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को नेहरू ने पूरा करने की कोशिश की. इसके अलावा there were of course parties and the groups in the country that believe that India should be more friendly with the bloc led by the US. अब अलग अलग जब एक नेशन के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है बेटा, तो देखो अलग अलग ओपिनियंस हमें देखने को मिलते हैं, और वो अलग अलग ओपिनियंस ऑब्वियसली कोई ओपिनियन आएगा वो ये कहेगा कि हमें यूएसए का साथ देना है, कोई ओपिनियन आएगा वो ये कहेगा कि हमें यूएसएसआर का साथ देना चाहिए था, कुछ लोग फिर भी नाम की पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे. तो हर एक व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से अपनी ओपिनियन देने शुरू किए. एंड इसके साथ उन्होंने ये पोजीशन रखा हमारा कि देयर वर ऑफ कोर्स parties and the groups in the country that believe that India should be more friendly with the bloc led by US, because that bloc claimed to be pro democracy. क्योंकि हम लोग भी डेमोक्रेटिक हैं, वो लोग भी डेमोक्रेटिक है, तो जो डेमोक्रेटिकल जो एक क्लेम है दोनों नेशन का, जिसको हम आज भी एक तवज्जो देते हैं जब यूएसए और इंडिया के रिलेशंस की बात की जाती है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के बारे में लोगों ने कहा. Among those who थॉट ऑन दीज लाइन्स वर लाइक लीडर्स. अब कौन कौन से लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अम्बेडकर,
सम पॉलिटिकल पार्टीज विच आर अपोज टू दी कम्युनिज्म, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कम्युनिस्ट के अपोज थे वो यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे, एंड ऑल्सो वांटेड इंडिया टू फॉलो द प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी। और नेशंस के या इंडिया के अंदर ही ऐसे ग्रुप्स रहे इंक्लूडिंग अंबेडकर और जो नॉन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने यही कहा कि हमें कहीं ना कहीं यूएसए को फेवर करती हुई फॉरेन पॉलिसीज को बनाना चाहिए। एंड ऑल्सो वांट, जैसे कि इसके अलावा दीज इंक्लूडेड द लाइक भारतीय जनसंघ, ये पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी है, भारतीय जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी है, एंड लेटर द स्वतंत्रता पार्टी एज वेल, तो स्वतंत्रता पार्टी जैसे ग्रुप्स ने भी इसको सपोर्ट किया। बट नेहरू लाइक पोजेस्ड, या फिर हम कहें कि नेहरू ने कहीं ना कहीं अपने को एक लीवे फॉर्मुलेशन रखा है, या फिर हम कहें कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को कुछ इस तरीके से बनाया है कि हम कभी भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को चाहें तो चेंज कर सकते हैं टाइम एंड नीड के अकॉर्डिंगली। इसके बाद बेटा हम लोग एक मेजर चीज देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे आ, नेहरू ने अपने टाइम पीरियड पर एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश की है सभी नेशंस के लोगों के साथ, या मतलब ये बेसिकली करें कि हम ना तो पूरी तरीके से उनके फॉलोअर रहे, ना ही हम पूरे तरीके से उनके सपोर्टर रहे, और हमने पूरी तरीके से उनके अगेंस्ट भी काम नहीं किया। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग न्यूट्रल पोजीशन पर रहकर हमने काम किया, जहां जरूरत लगी हमने वहां पर हमारे ओपिनियन को चेंज किया। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया vigorously pursued the dream of peaceful world by advocating the policy of non alignment। यानी कि हमने मतलब है ना, हम कहते हैं कि हम लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि भैया हम लोग तो पीस चाहते हैं, या हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है शांति कायम करना, और वो जो पीस है वो कहीं ना कहीं नॉन अलाइड मूवमेंट की पॉलिसी के साथ ही आएगा। एंड बाय रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर टेंशन एंड बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। और हम लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर के दौरान भी जब भी यूएनओ को पीस कीपिंग फोर्स की जरूरत पड़ी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी साथ साथ काम कर रहा है, हम लोग यूएनओ के भी बहुत ज़्यादा सपोर्टर रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस बुक में हम लोगों ने देखा भी जब हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में पीस एक सबसे इम्पॉर्टेंट या बेसिक फैक्टर है, और शांति के लिए या पीस के लिए या जब भी पाथ को फॉलो करने की जरूरत पड़ी है, उस पाथ के रिगार्डिंग कभी भी हमें मिलिट्रिकल या फाइनेंशियल हेल्प देने की जरूरत पड़ी है तो इंडिया ने हेल्प की है। एंड यू माइट आस्क व्हाई इंडिया डिड नॉट ईदर ऑफ द टू कैंप्स, मतलब उन्होंने किसी भी कैंप को ज्वाइन क्यों नहीं किया। इस सवाल का जवाब वैसे हम लोग आपके पहले ही दे चुके हैं फर्स्ट बुक जब हमने पढ़ा। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस लेड बाय यूएसए एंड यूएसएसआर अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि वो दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं और दोनों में से किसी के भी खिलाफ इंडिया जाके काम करने को तैयार नहीं था, या उस टाइम पीरियड पे हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से मोल्ड नहीं किया। नेक्स्ट है, एज यू रेड इन द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो हमारी पार्ट 1 वाली बुक है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूएस लेड द नाटो एंड द सोवियत यूनियन और द यूएसएसआर लेड द वार्सा पैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अलग अलग टाइम पीरियड पर एग्जिस्टेंस में आए, यानी कि ये मिलिट्रिकल अलायंसेस हैं जो कि यूएसए और यूएसएसआर ने कोल्ड वॉर के दौरान बनाए, जिसके बारे में ब्रीफ में हम लोग फर्स्ट बुक में देख चुके हैं। इंडिया एडवोकेटेड नैम एज अ आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, और इंडिया ने ना तो नाटो का साथ दिया ना ही वार्सा पैक्ट का साथ दिया, इंडिया ने अपना खुद का एक अलायंस बनाया, या ये एक थर्ड चैलेंज नहीं था, बट ये हाँ ये एक अल्टरनेटिव चैलेंज था यूएसए के लिए, यूएसएसआर के लिए, जिसको हम लोग नैम के नाम से जान रहे हैं। दिस वॉज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। कई बार देखो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग किसको चैलेंज दे रहे हैं, हम दुनिया के सबसे ज्यादा 2 ताकतवर ग्रुप्स को चैलेंज करते हुए या उनको अपोज करते हुए, उनकी पॉलिसीज को अपोज करते हुए हम लोग नाम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, और हमें उठाया भी। एंड इसके बाद है बेटा, दिस वॉज डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट, क्योंकि आप एक तरफ यूएस और एक तरफ यूएसएसआर के बीच में कैसे उनके साथ आइसोलेशन भी नहीं है, उनके साथ न्यूट्रलिटी भी नहीं है, हम दोनों के बीच में एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बैलेंस किस तरीके से हुआ हमने एक चैलेंज की तरह देखा। एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट, क्योंकि हमेशा वो हमारे फेवर में नहीं रहा।
इन 1956 व्हेन ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट, और हमने देखो कहीं ना हम न्यूट्रल भी नहीं हुए, कहीं जहां पर हमें लगा कि भैया हमें यूएसए को सपोर्ट करना चाहिए हमने यूएसए को सपोर्ट किया, कहीं हमें लगा कि भैया हमें यूएसए को सपोर्ट नहीं करना और हमें यूएसएसआर को सपोर्ट करना है, हमने वहां पर भी किया। और हमें जब लगा कि यार हम किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर इसको इग्नोर कर सकते हैं या इसके ऊपर हमें रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी अपने पास रखी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया ओवर द स्विस कैनाल इशू, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नियो कॉलोनियल इन्वेशन। इंडिया हमेशा से जो कॉलोनियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आज़ादी के बाद उसने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। और जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर कंट्रोल दिखाने की कोशिश की ताकि वो स्विस कैनाल से होने वाले ट्रैवल और ट्रेड को कंट्रोल कर सके, तो इसके अगेंस्ट इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। बट एट द सेम टाइम जब यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर अटैक करने की या फिर उसके ऊपर इन्वेशन करने की कोशिश की, तो इंडिया न्यूट्रल रहा। उसने किसी भी तरीके का कोई कमेंट पास ही नहीं किया या फिर उसने अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तो ये क्या है, हम अलग तरीके से कोल्ड वॉर को देख रहे हैं। डिस्पाइट सच अ सिचुएशन, बाय एंड लार्ज इंडिया did take an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from both the blocs and the मतलब बोथ द ग्रुप्स और द बोथ द अलायंसेस। यानी कि इंडिया ने अपनी इस फॉरेन पॉलिसी की हेल्प से अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों ही नेशंस या दोनों ही अलायंसेस कहना सही रहेगा, दोनों ही ब्लॉक्स कहना सही रहेगा कि कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों ग्रुप से अपने हिसाब से असिस्टेंस या अपने हिसाब से सपोर्ट लेने की कोशिश की और उसमें सक्सेसफुल रहा। जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में देखा भी कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन करना था, ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में हमने कहीं ना कहीं यूएसए से हेल्प मांगी और यूएसए ने हमें टेक्नोलॉजिकल हेल्प दी भी। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम उनसे नहीं ले पाए, बट हमने कुछ हद तक उसे टेक्नोलॉजिकल हेल्प लिया। 1971 के टाइम पीरियड में जब हमें मिलिट्रिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो हमने एक मिलिट्रिकल हेल्प के लिए ट्रीटी यूएसएसआर के साथ साइन की। तो ये हम उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट थे कि हम जो चाहें वो स्टैंड ले सकते हैं। वी वर फ्री। इसके बाद है वाइल इंडिया वॉज ट्राइंग टू लाइक कन्विंस दी अदर डेवलपिंग, मतलब वो ना क्या कर रहा है, दूसरे नेशंस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ से? एशिया और अफ्रीका से। क्यों? क्योंकि भैया तुम अभी अभी हमारी तरह आज़ाद हुए हो, आपको उनके या यूएसए जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस या सोवरेनिटी को कंट्रोल या प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इसलिए आपको नाम का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो इंडिया ने इस चीज़ को एडवोकेट किया, इंडिया ने इस चीज़ को दुनिया भर में बताया कि भैया आपको इसलिए कोल्ड वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं देना चाहिए। एंड about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliances. यूएसए का जो नाटो था, पाकिस्तान उसका मेंबर बना। द यूएस वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इंडिया इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि किस तरीके से यूएसए को भी और यूएसएसआर को भी देखा जाए तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि आपका जो कह सकते हैं इंडिया है, वो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन इन एशिया, वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रख रहा है। और बीइंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन, क्योंकि आपकी जोग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, आप एक चैलेंजिंग गवर्निंग सिस्टम एक्सेप्ट करें और उसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हैं डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने में, तो आपको किसी ना किसी सुपर पावर का हेल्प या साथ देना चाहिए, जो कि इंडिया ने नहीं किया। ठीक है, और यूएसए एक तरफ, यूएसएसआर एक तरफ, दोनों ही इंडिया से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, उसके रिसोर्सेज का, उसकी लोकेशन का, या ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है हमारी उसका, जिसका वो फ़ायदा नहीं उठा सके, तो उसका उनको ज़्यादा दुख हुआ कि इस वजह से वो उनके डिसीजन से हैप्पी नहीं है। इसके बाद therefore there was a considerable unease इन द इंडो यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग द 1950। यानी कि देखा जाए तो बेटा देखो, शुरुआती दौर में इंडिया के और यूएसए के जो रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। ओनली बिकॉज ऑफ कि कोल्ड वॉर चल रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ कि हम उस तरीके से पॉलिसीज़ को नहीं देख रहे, या हम लोग यूएसएसआर के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बना पाए,
या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग एक ना बहुत संभल के कदम रखना चाह रहे थे। तो नेहरू की पॉलिसी कुछ ऐसे भी संभल के कदम रखना ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से हम किसी पॉलिसी को अपनाते हैं और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हमें रॉन्ग देखने को मिले, तो हम इस तरीके से काम नहीं कर सकते। द यूएस ऑल्सो रिसेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन। तो इंडिया को या फिर मैं कहूँ कि यूएसए को यूएसएसआर के साथ बढ़ते हमारे अच्छे रिलेशंस से भी कहीं ना कहीं परेशानी थी, क्योंकि दुनिया भर के देशों को ये लगने लगा जब 1971 में इंडिया ने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की फॉर द सेफ्टी एंड समथिंग, तो उस पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी के रिगार्डिंग यूएसए को बहुत ज़्यादा बिटरनेस हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि भैया आप कि अभी तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम आईआर के रिलेशंस के या इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में सोचे, तो एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि भैया मैं कोल्ड वॉर में नहीं आऊंगा, या मुझे यूएसएसआर में किसी के साथ भी कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट नहीं करना है। 1965 में जब आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर ट्रीटी की बात की गई, तो आपने उनसे इनकार कर दिया, आपने थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल हेल्प ली और आपने छोड़ दिया। 1971 में जब आपको मिलिट्रिकल हेल्प की जरूरत पड़ रही, तो तुम जाके अगले आने वाले 20 साल के लिए तुम पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी करो। तो ये क्या है, आप डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं, जिस डिप्लोमेटिकिज्म की वजह से यूएसए को लगा कि कहीं ना कहीं इंडिया और एशिया के, या फिर मैं कहूँ इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो कुछ हद तक फॉलोअर हो सकते हैं, जिससे दुख यूएसए को ज्यादा था कि भाई तुमने मेरे साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बनाए, तुम रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस बना रहे हो। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा। इसके बाद you have studied in the last chapter the strategy of planned economic development about adopted by India. We have adopted the जो आपका मिडल पाथ है हमने उसको फॉलो किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। ना तो हम पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हुए, ना ही हम पूरी तरीके से सोशलिस्ट हो गए। This policy emphasize like import substitution and emphasize on developing a resources base also meant that export oriented growth was limited। यानी कि एक्सपोर्ट कम से कम किया जाएगा, या हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप घर का सामान बनाओ, घर के अंदर इस्तेमाल करो, हमें बाहर से सामान मंगाने की बेचने की भी हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम लोगों को अपनी मार्केट ओपन करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं। तो दिस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लिमिटेड इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो हमने अपने आप को प्रिजर्व करके रखा, कारण था हमारे पास, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों की मार्केट में जाके सामान बेचना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें भी हमारी मार्केट उस तरीके से ओपन करनी पड़ेगी, और हम उस तरीके से अपनी मार्केट को ओपन करने के लिए प्रैक्टिकली तैयार नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे। तो इस चीज की वजह से हमने अपने आप को एक थोड़ा बहुत डिस्टेंस हमने बना के रखा, बट ये डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं था कि हम अपने नेशन या जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम लोग इग्नोर कर दें। इसके साथ बेटा हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से नेहरू ने कोल्ड वॉर में एक डिस्टेंस बना के रखा, ठीक है, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से नेहरू ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया बिगिनिंग में हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक राह दिखाने के लिए, एक वे बनाने के लिए बहुत हेल्प की। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली बेटा हम लोग बात करेंगे कि नेहरू की हेल्प से किस तरीके से अफ्रीकन और एशियन यूनिटी को एक स्टेप अहेड हमें जाने का मौका मिला।